दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूँ 26 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमें यहाँ पढ़ने हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात आप सभी जानते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा किताबें भी लॉन्च की गई हैं और ये किताबें आप अपने नियर बाई बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये स्टूडियो में दोस्तों ये 3 किताबें ही अवेलेबल है, बट इसकी चारों सीरीज दोस्तों मार्केट में आ चुकी है। तो आप आपके नज़दीकी जो बुक स्टोर हैं उन पर जाकर आप इन किताबों के बारे में पता कर सकते हैं। अगर आपको स्टोर के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं कि किस शहर में कौन सी स्टोर पर आपको ये किताबें मिल जाएंगी, या आप चाहें तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन स्टडी 91 से, या फिर हमारी वेबसाइट से इनको ऑर्डर करके घर बैठे आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी शिपिंग चार्ज के, बिना किसी अदर चार्ज के। ये किताबें आपके घर तक भी पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं किसी कोर्स की तैयारी करने के लिए तो आइए आप ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़कर अपने कोर्सेज की तैयारी कीजिए। एक बात और जानिए, बहुत सारे बच्चे अभी इलेक्शन की फिराक में है कि इलेक्शन है, शायद कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। यार आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, आपके लिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए, आपके लिए इलेक्शन नहीं मायने रखते हैं। ठीक है, आपको तो हर समय रेडी रहना है कि नहीं हो सकता है कि इलेक्शन के जस्ट बाद हमारा एग्जाम हो जाए, इसलिए आपको एकदम तैयार खड़ा रहना है। ठीक है, तो आइए आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। किसी तरह की जानकारी चाहिए तो ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न उत्तर की श्रृंखला देखते हैं और पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए जरूरी हैं और परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लिख रहा है कि 17वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, जी हाँ दोस्तों, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, इसमें पुरुष और महिला टीम ने जीत हासिल किया। भाई कहाँ की पुरुष और कहाँ की महिला टीम ने जीत हासिल किया, यही आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर मैं पुरुष टीम की बात करूं, मेल टीम की बात करूं या फिर फीमेल टीम की बात करूं, ये दो ही सवाल आपसे पूछा है। और गेम कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा गेम है वॉलीबॉल का। ठीक है, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं और इसमें जो पुरुष टीम रहा है वो कहाँ का रहा है दोस्तों, हरियाणा का रहा है। ठीक है, हरियाणा की पुरुष टीम ने जीत हासिल किया और केरल के महिला टीम ने जीत हासिल किया है। तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। दोनों सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये वॉलीबॉल नेशनल चैंपियनशिप जो हुआ था इसमें किस टीम ने जीत हासिल किया, तो बताएगा कि हरियाणा में पुरुष टीम ने और केरल की महिला टीम ने जीत हासिल किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, यहाँ हरियाणा और केरल करिएगा, महाराष्ट्र हरियाणा मत करिएगा, कर्नाटक लद्दाख गलत है, उड़ीसा और राजस्थान गलत है। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, अगर ये सवाल बन जाए कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था तो आप बता दीजिएगा दोस्तों, इसका आयोजन हुआ था उड़ीसा में, याद रखिएगा। ठीक है, उड़ीसा में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यही सारी बातें दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। उड़ीसा में कहाँ हुआ था, तो आपने कलिंगा स्टेडियम का नाम सुना होगा। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम का नाम सुना होगा, ये उसी कलिंगा स्टेडियम में ये गेम आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा ध्यान से। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ दोस्तों और खेल से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवाल बताता हूँ जो हाल फिलहाल में करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो याद रखिए पहला सवाल ये हो गया। दूसरा लिख रहा है दोस्तों, प्रथम श्रेणी के पहले ही मैच में तिहरा शतक लगाने वाले, जी हां दोस्तों 300 प्लस, टोटल रन कितना बनाया था 341 के समथिंग दोस्तों, तिहरा शतक लगाने वाले ये विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो मैंने बताया था दोस्तों बिहार के प्लेयर हैं, किसी दूसरे देश की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। ये रणजी में इन्होंने तिहरा शतक लगाया, इनका नाम है साकिब उल गनी। क्या नाम है दोस्तों, साकिब उल गनी। एक और गनी गनी जैसा नाम हम लोग पढ़ते थे, अशरफ गनी, नाम याद है क्या आपको, अशरफ गनी, वो अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी। याद रखिएगा, अब तो अफगानिस्तान पर तालिबानियों का अधिकार हो चुका है, तो इसे भी याद रखेगा। कह रहा किस भारतीय शहर को 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेजबान के रूप में चुना गया दोस्तों, तो याद रखेगा मुंबई को चुना गया। यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। किस फुटबॉल क्लब ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियनशिप जीता है, तो इसे जीता है चेल्सी ने। किसने जीता है, चेल्सी ने। ठीक है, चेल्सी ने जीता है दोस्तों फीफा क्लब जो विश्व कप था उसको जीता है चेल्सी ने। ठीक है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ESPN क्रिक इन्फो
टेस्ट बैटिंग अवार्ड जीता है, तो यह अवार्ड जीता है ऋषभ पंत ने। हाल ही में ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, बट अब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहे। फरवरी महीने में नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया अक्षय कुमार को उत्तराखंड राज्य के लिए, ठीक है, वो भी याद रखेगा। आईपीएल में दोस्तों जो अहमदाबाद की टीम आ रही है उसका नाम क्या रखा जा रहा है? उसका नाम है गुजरात टाइटंस। और जो लखनऊ वाली टीम आ रही है इसका नाम है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। तो दोनों याद रखेगा, सवाल दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन सी टीम 1000 वनडे खेलने वाली पहली टीम बन गई है? तो याद रखेगा अपनी भारतीय टीम दोस्तों 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है, इसको ध्यान रखेगा। एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट दोस्तों जीता किसने है? तो जीता दोस्तों चीन ने यहाँ पर दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। और किसे हराया है? तो याद रखें दोस्तों दक्षिण कोरिया को हराया है। इस प्रकार दक्षिण कोरिया ने यहाँ क्या जीत लिया? दक्षिण कोरिया का हो गया सिल्वर मेडल, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल है। अच्छा, इस गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? याद रखेगा भारत में हुआ था। ये एएफसी महिला एशियाई कप भारत में खेला गया। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा इस बार शीतकालीन ओलंपिक जो खेला जा रहा है यह चीन की राजधानी बीजिंग में हो रहा है। और इसका जो पहला गोल्ड मेडल जीता है ये जीता है थेरेसी जोहाग ने। क्या नाम है? थेरेसी जोहाग नाम है, याद रखेंगे। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच किससे घोषित किया गया है? तो यहाँ प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है राज अंगद बाबा को। किसे? राज अंगद बाबा को। इतने सवाल थे दोस्तों जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, खेल से संबंधित थे और करंट अफेयर में कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने आ चुके हैं, गुजर चुके हैं, तो इनको आप याद रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने 70वें आईबीए, ठीक है, आईबीए के वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो याद रखेगा किस बैंक ने प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है? तो इधर भी दोस्तों आप पढ़ रहे होंगे कर्नाटका बैंक और साउथ इंडियन बैंक जबरदस्त पुरस्कार पे पुरस्कार जीतते जा रहे हैं। इस बार दोस्तों यह पुरस्कार जीता है साउथ इंडियन बैंक ने। किसने जीता दोस्तों? साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। कौन सा? आईबीए की वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है, ठीक है। अभी हाल ही में कर्नाटक बैंक ने 3 पुरस्कार जीता था, उसके पहले कर्नाटका बैंक ने 2 डिजिधन पुरस्कार जीता था, ठीक है। तो ये सभी चीजें याद रखिए। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूं दोस्तों बैंकिंग से संबंधित कुछ अच्छे सवाल, लेकिन उसके पहले मैं आपका ध्यान लगाना चाहूंगा कुछ और सवालों पर। दोस्तों ये जो प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया इसमें कुछ और भी अवार्ड दिए गए, जैसे अगर आपसे पूछे बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर, ठीक है। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर के रूप में दोस्तों अगर बड़े बैंकों की बात करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहां चुना गया है। छोटे बैंकों में साउथ इंडियन बैंक को चुना गया है और विदेशी बैंकों में सिटी बैंक को चुना गया, ठीक है, ये आप याद रखेगा। और अगर रीजनल बैंकों की बात करें जिसे आप आरआरबी के नाम से जानते हैं, रीजनल रूरल बैंक, अगर इसकी बात करेंगे तो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसका नाम आया है। अगर बेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये एक सीरीज है दोस्तों, एक सीरीज है बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर हम इसकी बात इंक्लूजन की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इसमें बड़े बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक को चुना गया और छोटे बैंक में दोस्तों जम्मू कश्मीर बैंक को चुना गया। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी कैटेगरी यहां पर है दोस्तों, जैसे बेस्ट पेमेंट्स इनिशिएटिव की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों एसबीआई चुना गया है और निजी बैंकों की श्रेणी में आईसीआईसीआई बैंक को चुना गया है। इसी प्रकार बेस्ट फिनटेक एडॉप्शन की बात करें तो यहां पर आईसीआईसीआई बैंक बड़े बैंकों में चुना गया है और मध्यम बैंकों में फेडरल बैंक को चुना गया है। छोटे बैंकों में द साउथ इंडियन बैंक को चुना गया और क्षेत्रीय ग्रामीण में वही बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को चुना गया। इसी तरह बेस्ट यूज ऑफ एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर अगर देखा जाए तो कौन सा बैंक सबसे बेहतर है, तो आईसीसीआई का नाम आया दोस्तों, याद रखेगा आईसीसीआई का नाम आया। याद रखेगा छोटे बैंकों में साउथ इंडियन बैंक आया है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में तेलंगाना ग्रामीण बैंक है। तो दोस्तों ये कई सारी कैटेगरी है, इन कैटेगरी को आप ध्यान से पढ़िएगा, याद रखेगा। वैसे तो जो इंपॉर्टेंट है वह मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये जो 17वां आईबीए के वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया, ये छोटे बैंकों में दोस्तों दिया गया साउथ इंडियन बैंक को, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीता है? तो 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार हाल ही में कर्नाटका बैंक ने जीता है। इसके पहले कर्नाटक बैंक ने जो है 2 डिजिधन पुरस्कार भी जीता था, वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई ने किस बैंक को डीएक्स 2021 पुरस्कार दिया है? तो ये पुरस्कार भी कर्नाटका बैंक ने जीता है, डीएक्स 2021, ठीक है। किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहा जाता है दोस्तों, बेस्ट
सीआरएम के आधार पर दोस्तों आईएसबी इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक अवार्ड दोस्तों किसने जीता है? तो यह जीता है एक्सिस बैंक ने। ठीक है, कौन सा बैंक भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना है? तो यहां पर नाम आया पेटीएम का। हाल ही में पेटीएम को आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का दर्जा भी दिया, उसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए किस बैंक को भी मंजूरी दिया गया है? तो आपने फिनो पेमेंट बैंक का नाम सुना होगा, उसे मंजूरी दिया गया है। इस फिनो पेमेंट बैंक के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे पंकज त्रिपाठी जी, तो जरा उनका नाम भी याद रखेगा। ठीक है, करा दोस्तों दिसंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे एजेंसी बैंक का दर्जा दिया है? तो यहां सीएसबी बैंक का नाम आया था, याद रखेगा। ठीक है, सीबीएस बैंक का नाम, ठीक है, सीएसबी बैंक का नाम, ठीक है, इसे एजेंसी बैंक दिया। देखिए आरबीआई उन बैंकों को एजेंसी बैंक का दर्जा देती है जो आरबीआई के बिहाफ पर क्या करते हैं दोस्तों? टैक्स का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, उनका कलेक्शन करने का काम करते हैं सब। अच्छा, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो सबसे ज्यादा जो डिजिटल भुगतान रहा वो बैंक ऑफ बड़ौदा का रहा, उसमें टॉप पर चल रहा है, याद रखेगा। सबसे ज्यादा पीएम जनधन खाते किस राज्य में हैं? तो पहले नंबर पर बिहार राज्य है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश राज्य है, इसको भी याद रखें। ठीक है, करा राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र राज्य ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में इक्विटास बैंक के साथ दोस्तों समझौता किया गया, ये अभी आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी इक्विटास बैंक का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था हमारी हॉकी टीम की कप्तान, ठीक है, रानी रामपाल को, और क्रिकेटर हैं दोस्तों स्मृति मंधाना, उनको, ये दो लोगों को चुना गया था दोस्तों, इसी इक्विटास बैंक का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था, तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? जी हाँ दोस्तों, यूपीआई प्रणाली तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, यूपीआई पेमेंट तो आप लोग करते ही होंगे। ठीक है, यूपीआई पेमेंट ये दोस्तों एक कॉमन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बनाया गया ऐसा, जिसको एनपीसीआई के माध्यम से चलाया जा रहा है। पहले ध्यान समझिएगा मामला क्या है दोस्तों। देश में पहले एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है एनपीसीआई। क्या नाम है? एनपीसीआई। एनपीसीआई को कहते हैं दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? नेशनल पेमेंट पेमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है दोस्तों। इसने क्या किया दोस्तों? एक ऐसा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जनरेट किया जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग कनेक्ट होके चलते हैं। जैसे ये जो पेटीएम काम कर रहा है दोस्तों, ये भी इसी पे वर्क कर रहा है। आपने भीम का नाम सुना होगा, भीम यूपीआई का नाम सुना होगा, ये भी इसी पे वर्क कर रहा है। आपने जी पे का नाम सुना होगा, गूगल पे का, ये भी इसी पे वर्क कर रहा है। आपने दोस्तों फोन पे वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है, वो भी दोस्तों इसी पे वर्क कर रहा है। इसी यूपीआई के माध्यम से तमाम लोग इस इंटरफेस का इस्तेमाल करके पेमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस यूपीआई इंटरफेस का इस्तेमाल करने वाला जो पहला देश बना है, ये है अपना पड़ोसी देश नेपाल। जी हां दोस्तों, नेपाल है, याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जी हैं। ये सब भी आप पॉइंट याद रखिए। यहां नेपाल जो है दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना? मुद्दा समझते चलिए। देखिए करंट अफेयर को पढ़ना क्या है, कई बच्चे बहुत सारा चीज रटना चाहते हैं। देखिए रटना नहीं है। जैसे मैं क्या करता हूं कि मुझे पता है करंट अफेयर में जब मैं पढ़ता हूं या इस क्वेश्चन को बनाता हूं तो मैं जाहिर सी बात है कि इसके मैटर को पढ़ता हूं, तो मैटर को पढ़ने के बाद मैं शॉर्ट में ये एक निचोड़ निकालता हूं कि मुझे बच्चों को क्या बताना इस पॉइंट पर, ठीक है। और जितनी काम की चीज होती है ना, मैं सिर्फ उतनी बात ही बताता हूं। क्यों? अनायास का मैं अगर इस क्वेश्चन को लगूं डिस्क्राइब करने, खूब लगूं विस्तार से बताने, यार इस छोटे से दिमाग में इतना विस्तार डालने का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जितना काम की बात है उतना याद रखो, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। लोग कहते हैं हार्ड वर्किंग करो, यार हार्ड वर्किंग का जमाना गया, अभी स्मार्ट वर्किंग का जमाना आ गया है। हार्ड वर्किंग करोगे तब तो खत्म हो जाओगे, पता चला 10-20 साइट से निकालकर दिन रात करंट अफेयर ही पढ़ रहे हो, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आप क्रीम आइटम पढ़ो ना, जब मैं आपको क्रीम निकाल के दे रहा हूं तो आप क्रीम पढ़ो सीधा सीधा, तो ये पूरा मैटर है। अब उसके बाद दोस्तों हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे पीडीएफ ना डाउनलोड करते हो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं नितिन सर हट जाइए स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। अरे भाई काहे का स्क्रीनशॉट लेना? देखो होता क्या है, क्लास आपको मिलती है सुबह के 6 बजे और ऑफिस में ये जो पीडीएफ है ये सुबह के 10 बजे अपडेट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जब लोग आते हैं तब इस पीडीएफ को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो भाई आप हो सकता है पहले वीडियो देखते होंगे, आपको पीडीएफ ना मिल पाता होगा, यार 2-4 घंटे बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लो ना। आखिर स्क्रीनशॉट में क्या लोगे? यही लोगे ना। जैसे मैं हट जाऊंगा तो यही इसी का आप स्क्रीनशॉट लेते हो, तो मत लो ना स्क्रीनशॉट।
आपको इसी का तो पीडीएफ मैं दे रहा हूं, कोई दूसरा पीडीएफ तो दे नहीं रहा हूं, ठीक है। कुछ समय के लिए इसके जो मतलब सादा वाला पेज है उसका पीडीएफ लगा होता है, बट 10 बजे के बाद अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आप ये वाला पीडीएफ वहां आपको मिल जाता है, तो आप लेके यूज करिए इसको आराम से, ठीक है। हाँ, पीडीएफ पाने के बाद दोस्तों इस वाले पॉइंट को जरूर पढ़िए कि नितिन सर ने जो समझाया था क्या ये वही मुद्दा है या कुछ और है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी, ठीक है। यहां पर वो सारी बातें दी गई जो मैंने अभी बोला आपसे, ठीक है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर, क्योंकि बात इकोनॉमी की है। ये सवाल किससे संबंधित है? इकोनॉमी से संबंधित है, तो क्यों ना हम लोग अपना समय इकोनॉमी के सवालों पर दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तो इकोनॉमी के सवाल देखिए, हाल फिलहाल में करंट अफेयर में हम लोगों ने क्या पढ़ा। पहला सवाल तो ये है। दूसरा लिख रहा है हरुण इंडिया की वेल्थ रिपोर्ट आई थी और इसमें भारत में करोड़पति परिवारों की सूची जारी की गई थी दोस्तों, और इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह भी आज का सवाल है। मुझे नहीं पता यहां कैसे आ गया, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का जारी किया है? तो यह सिक्का जारी किया गया हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। पंचतंत्र के बारे में तो आपको पता होगा, पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन, इसका कोई पता नहीं है, यह अज्ञान है, ठीक है, अज्ञात है। और इसके बारे में दोस्तों बहुत पुरानी पुरानी जो कथाएं हैं उसमें, किंवदंतियां, उसमें भी दोस्तों इसकी चर्चाएं मिलती हैं। हड़प्पा काल में आपने लोथल का नाम सुना होगा, भोगवा नदी के तट पर गुजरात में लोथल स्थित है, जहां से गोदीवाड़ा मिला था। वहां से दोस्तों कुछ बर्तन मिले, उन बर्तनों पर दोस्तों ये पंचतंत्र की कहानियों के छाप भी मिले हैं। तो आप समझिए कि हड़प्पा काल के समय में इस तरह की कहानियां प्रचलित थी जिस पंचतंत्र की बात आज हम करते हैं, ठीक। अभी इस पे एक स्मारक का सिक्का जारी किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो ये चर्चा में चल रहा था। निर्मला सीतारमण जी अभी भारत की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में दोस्तों चुनी गई थी। सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में निर्मला सीतारमण का स्थान पहला था, नीता अंबानी का स्थान दूसरा था, और स्वामीनाथन का स्थान तीसरा था। स्वामीनाथन मतलब एक सौम्या स्वामीनाथन पूरा नाम है, वो आप दूसरा वाला स्वामीनाथन मत समझिएगा जो कृषि क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। मैं स्वामीनाथन, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सौम्या स्वामीनाथन की बात कर रहा हूं। ये भी एक वैज्ञानिक सलाहकार हैं, ये तीसरी सबसे जो है पावरफुल वुमेन चुनी गई थी भारत के अंदर, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखिए, सब करंट अफेयर में आपको पढ़ाया गया, ठीक है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो यहां पहले स्थान पर सऊदी अरब है। हाल ही में सऊदी अरब भी चर्चा में था दोस्तों। सऊदी अरब में जगह है जेद्दा, एक सिटी है, उस जेद्दा में दोस्तों सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव जो है मनाया गया, तो इसलिए चर्चा में चल रहा था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद कोयले की मांग किस वर्ष तक दोस्तों 1.3 से 1.5 बिलियन टन तक बनी रहेगी दोस्तों। मतलब एक तरफ सरकार चाह रही कि लोग अक्षय ऊर्जा पर आए, ठीक है, कोयले को छोड़ दे। इतने प्रयास के बावजूद भी 2030 तक हम अपनी डिमांड को इससे ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे। कितना? कम से कम 1.3 या 1.5 बिलियन टन ऑर्डर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यह है 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान किसका था? तो पिछले साल अगर हम बात करें 2020 की, कोविड के समय में, तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड हमने किया था वो चीन के साथ किया था, लेकिन बाद में 2021 जो साल रहा उसमें सबसे ज्यादा ट्रेड हम लोगों ने अमेरिका के साथ किया, चीन का स्थान दूसरा हो गया, ठीक है। तो अक्सर करके ऐसा होता रहता है, अप एंड डाउन, इसको याद रखेगा। अभी सबसे ज्यादा ट्रेड हमने अमेरिका के साथ किया, याद रखेगा। ग्रोथ ओरिएंटेड जो बजट इस बार जारी किया गया दोस्तों, उसमें पूरा बजट दोस्तों मुख्यतः 4 बिंदु पर जो है टिका हुआ नजर आया, और वो 4 बिंदु कौन कौन से वो आपको देखना दोस्तों। तो याद रखें उन 4 बिंदु में पहला था प्रोडक्टिविटी, दूसरा था क्लाइमेट एक्शन, तीसरा था फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और चौथा था पीएम गति शक्ति योजना। ये 4 चीजों पर इस बार का जो बजट था ये पूरा केंद्रित था, इसको भी याद रखेगा। 1 फरवरी 2022 को बजट जो पेश किया गया, इसमें क्रिप्टो करेंसी जो आने वाली दोस्तों वर्चुअल करेंसी है, उस पर कितना परसेंट टैक्स लग रहा है? तो लगभग 30% का टैक्स आ रहा है उस पर, वो भी याद रखेगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान है? तो अनुमान दोस्तों है लगभग 8 से 8.5% तक रहेगा, ऐसा अनुमान है। आईएमएफ ने दोस्तों जो अनुमान लगाया ये 9% का लगाया, पहले 9% से ज्यादा लगाया था, अभी 9% घटा के कर दिया है, तो इसे भी याद रखेगा। ये इकोनॉमी की वो सवाल हैं जो करंट अफेयर में कहीं ना कहीं घूमते फिरते हमारे सामने आ ही जाते हैं।
तो अगर आप रिवीजन करते चलेंगे हमारे साथ तो आपकी तैयारी हो जाएगी और आप याद भी आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़े का मिलान करना है। कुछ लोगों को दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसका कूट बना दिया जाए और आपको याद करा दिया जाए। पहली बात याद रखेगा, आर्थिक विकास संस्थान, ठीक है। आर्थिक रूप में नियुक्त किया गया घाटे साहब को। पूरा नाम क्या है? चेतन घाटे, याद रखेगा चेतन घाटे। आर्थिक विकास घाटा याद रखेगा, विकास एक तरफ घाटा याद रखेगा। इस तरह से आप भूलेंगे नहीं, परीक्षा में अगर आ भी जाएगा तो आप बता ले जाएंगे, ठीक है। अगला दोस्तों ये याद रखेगा, ये ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि आईओसी एथलीट आयोग का जो अध्यक्ष चुना गया वो एम्मा टेहरे को चुना गया, टेरहो को, एम्मा टेरहो को चुना गया। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में दोस्तों, कार्यकारी निदेशक के रूप में दोस्तों अभी अपॉइंट किया गया। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा वित्त विभाग में एक सचिव नियुक्त किया गया था संजय मल्होत्रा साहब को, तो इन्हीं को चुन लिया गया। और अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों चुना गया KN राघवन को, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक तरफ रबड़ याद रखिए, एक तरफ नंबर 1 याद रखिए, ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने एक मैचिंग बना लिया। नियुक्तियों से संबंधित ये सवाल है। पहले का डी हो गया, दूसरे का ए हो गया, तीसरे का सी हो गया और चौथे का बी हो गया। तो DACB आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही उत्तर है, ठीक है। याद करिए, याद करने का प्रयास करिए, भागिए मत विषय से। देखिए किसी विषय से आप जितना दूर भागेंगे वो विषय उतना ही ज्यादा तेजी से आपका पीछा करता हुआ नजर आएगा। इससे बेहतर है कि हम लोग क्या करें, हम लोग अच्छे से इसको स्टडी करते चले, बढ़िया से पढ़ते चलिए, ट्रिक बनाते चलिए और याद करते चलिए। बाकी की बातें दोस्तों यहाँ पे दी गई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि भाई आर्थिक विकास संस्थान में ये जो चेतन घाटे जी आए, इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया। अब तो जो गया सो गया, अजीत मिश्रा जी का स्थान दोस्तों ग्रहण किया था इन्होंने, ठीक है। जो गया सो गया, फिलहाल याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा जो आईओसी में अभी अध्यक्ष चुना गया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जो अध्यक्ष चुना गया वो एम्मा टोहेरे को चुना गया। और एम्मा टोहेरे दोस्तों ये आइस हॉकी की एक प्लेयर हैं। कहां की प्लेयर है दोस्तों? तो फिनलैंड की प्लेयर हैं। फिनलैंड एक देश है दोस्तों जिसकी राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड वही देश है जिसे हम नहरों का देश कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी नहरें हैं, बहुत सारी झीलें हैं, नहरों और झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को, याद रखेगा। बाकी अभी केंद्रीय मंत्रालय के वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में दोस्तों अभी सचिव चुना गया था संजय मल्होत्रा साहब को, उनको अभी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया। इसके अलावा कुछ समय पहले अगर आरबीआई के कार्यकारी निदेशक सूची में 2 लोगों का नाम और जोड़ा गया था, एक दीपक कुमार नाम जोड़ा गया था, एक अजय कुमार का नाम जोड़ा गया था, ठीक है। तो अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार, ये 2 लोग का नाम, अभी तीसरा नाम हो गया दोस्तों संजय मल्होत्रा जी का नाम, ठीक है। ये सब पढ़िएगा। और बाकी KN राघवन का नाम मैंने बता दिया, वो अंतरराष्ट्रीय रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए, ये भी याद रखिएगा। चलिए नियुक्ति से संबंधित एक बार पूरी की पूरी लिस्ट हम लोग देख लेते हैं कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, किससे किस पद पर बिठाया गया, जरा वो देखिए। तो पहला सवाल तो ये हो गया कि आर्थिक विकास संस्थान में नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो याद रखिएगा चेतन घाटे साहब। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? तो सचिन सन्याल जी को। जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। सचिन सन्याल को हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया उनकी टीम में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का दोस्तों अभी निदेशक किसे चुना गया, अध्यक्ष किसे चुना गया? तो KN राघवन को चुना गया। एडिडास का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर किसे बना गया? मनिका बत्रा को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। बिहार खादी ग्रामोद्योग का जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया मनोज तिवारी जी को चुना गया। और उत्तराखंड राज्य का जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया वो अक्षय कुमार को चुना गया। और मेडी बडी का नाम सुना होगा दोस्तों, उसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया अमिताभ बच्चन को। ये सब अभी लेटेस्ट सवाल हैं, इनको याद रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर वाले सवाल हैं, ठीक है। करा कि गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर भी किसे चुना गया? तो शाहरुख खान को यहां चुना गया है। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? तो यहां चुना गया G अशोक कुमार को। किसे? G अशोक कुमार को। हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो विनीत जोशी जी को चुना गया CBSE के अध्यक्ष के रूप में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? देवाशीष मित्रा को चुना गया। SSC का अध्यक्ष किसे चुना गया? यस किशोर कुमार को चुना गया। फाइजर इंडिया का किसे चुना गया? RA शाह के इस्तीफा देने के बाद प्रदीप शाह को चुना गया। और वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में किसे चुना गया? तो संजय मल्होत्रा जी को चुना गया। बाद में इन्हीं संजय मल्होत्रा साहब को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक मंडल में भी रखा गया, ये भी आप याद रखेगा। तो सवाल कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होते हैं, आपको यही तो देखना, यही सीखना है आपको। अगर ये सीखते चले गए तो मजा ही आ जाएगा। चलो एक बार फिर से आपको कूट मिलाता हूं दोस्तों। यहाँ पे कुछ किताबें हैं
कुछ किताबें हैं और आपको बताना वो किताब किसके द्वारा लिखा गया है। जैसे एक किताब दोस्तों काफी पुरानी है, ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, हम अगली महामारी से लड़ने के लिए कैसे तैयार हैं, उससे निपटने के लिए किताब लिखा है बिल गेट्स साहब ने। किसने लिखा है? बिल गेट्स जी की रचना है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, यानी अपने देश की सुरक्षा की बात कर रहा है, तो देश की सुरक्षा तो भैया मोदी जी के हाथ में है, याद रखेगा, ये प्रियम गांधी मोदी इसका राइटर है, ठीक है, बस मोदी से पकड़िए टाइटल और यहां प्रोटेक्ट याद रखिए तो आपको याद हो जाएगा। अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, ये दोस्तों किताब लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर। जी हां दोस्तों, अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, ठीक है, उन्हीं के द्वारा यह पश्चिम बंगाल में श्रीनिकेतन की स्थापना किया गया था। यह किताब लिखा है उमा दास गुप्ता जी ने। अब देखिए जो कूट बनता दोस्तों क्या बनेगा? सी बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, ठीक है, तो सी ए बी ढूंढ लीजिए, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये किताबें हैं, आप याद रखिएगा। देखिए काम की जो बातें थी मैंने आपको पढ़ा दिया, परीक्षा में आएगा तो मुझे पता है आप इन क्वेश्चन को हैंडल कर ले जाएंगे, आप बहुत आसानी से इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर कि भाई हाल फिलहाल में हम लोगों ने कौन कौन सी किताबें पढ़ी जो जरूरी हैं, जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये हो गया अ नेशन टू प्रोटेक्ट, किसने लिखा है? तो याद रखेगा इसे लिखा प्रियम गांधी मोदी ने। किसे? प्रियम गांधी मोदी जी ने। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल, पेपल दोस्तों एक बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ये उसके इतिहास पर किताब लिखी गई है और इसको लिखा है जिमी सोनी ने, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन ये उमादास गुप्ता जी की रचना है। डिग्निटी इन डिजिटल एज इसे लिखा है रो खन्ना ने, यही इनका नाम है, रो खन्ना, याद रखेगा। चर्चित पुस्तक ह्यूमन लिखा है दोस्तों सैमुअल मोयन ने। किसे? सैमुअल मोयन ने लिखा है। चर्चित पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक ये बिल गेट्स जी की रचना है। भारत अफ्रीका संबंध पर राजीव भाटिया जी की किताब आई थी। चर्चित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर सागरिका घोष ने किताब लिखा है। और चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के ऊपर नवदीप सिंह गिल ने किताब लिखा है। किसने? नवदीप सिंह गिल ने, ठीक है। मैंने एक नाम और पढ़ाया था नवदीप कौर ने, उन्होंने दोस्तों मिसेज वर्ल्ड के जो एक राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार दिया गया था वो जीता था नवदीप कौर ने, वैसा ही नाम कुछ मिलता जुलता है, याद रखेगा। खैर ये नवदीप सिंह गिल हैं, ये कई सारे खिलाड़ियों के ऊपर दोस्तों अपनी किताबें लिख चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, प्रचार प्रसार का समय आ गया ठीक है। अच्छा आप लोग परेशान होते हैं, नितिन सर आते हैं, अरे भाई कुछ लाइक वाइक कर दिया करो यार, कुछ आप लोग। अच्छा कल मैंने बोला लाइक करने के लिए, तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर लाइक करने से कंपटीशन बढ़ जाता, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे यार तो कंपटीशन बढ़ने दो भाई, मेरा नुकसान क्यों कर रहे हो, ठीक है। और कंपटीशन बढ़ेगा तभी तो मजा आएगा आपको, क्यों? क्योंकि हमारी तो जिद है, सिलेक्शन तो लेना है, एक सीट तो अपनी पक्की है यार। और जब तक कंपटीशन न हो फिर जिंदगी जीने का मजा क्या है, ठीक है, कोई मजा नहीं है। मतलब जब तक कंपटीशन ना हो ना, बेकार है यार, अकेले कहां दौड़ोगे बताओ, अकेले किससे कंपीट करोगे, कोई मजा नहीं आएगा। जब लोग कंपटीशन में होंगे ना तो आपको और बेहतर करने में मजा आएगा, और बेहतर पढ़ने में मजा आएगा, तो गजब की बातें हो जाएंगी, ठीक है। देखिए स्टडी 91 पर दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल की क्लास चल रही है, ठीक है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये कोर्स बड़ा महंगा है, हाँ तो महंगा तो है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन अगर क्वालिटी कंटेंट की बात करेंगे दोस्तों ना, तो इस कोर्स ने आपका दिल भी जीत लेगा, ये गारंटी मेरी, ठीक है। आप लेके तो देखिए एक बार, आप लेके देखिए। आपने बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस लिया होगा, मैं नहीं कहता हूं कि आपने नहीं लिया होगा, लेकिन हाँ स्टडी 91 पे अगर बिलीव करना है, भरोसा करना है, तो सिर्फ एक कोर्स ज्वाइन करिए। अगर आपको मजा ना आ जाए ना तो बताना कि सर मैंने बहुत ऑनलाइन क्लास देखा, मैंने बहुत यूट्यूब पे क्लास देखा, और यहां क्या है इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप भूल जाओगे, आप सोच नहीं पाओगे कि आप क्लास में बैठे हो या मोबाइल में बैठ के स्टडी कर रहे हो, आप कल्पना तक नहीं कर सकते। जो बच्चे गांव के हैं वो भी एक पल के लिए इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? अगर आपके यहाँ इंटरनेट का इशू और आपकी ये समस्या है कि सर हमारे यहाँ तो इंटरनेट चलता ही नहीं, हम पढ़ेंगे कैसे, दोस्तों स्टडी 91 फीचर देता है कि आप वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। रात में वीडियो को डाउनलोड लगाइए, दिन में बैठ के स्टडी करिए, इससे ज्यादा अच्छा आपको क्या चाहिए बताइए। अब मुझे बताइए क्या चाहिए, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए, डाउनलोड करिए 50 बार पढ़िए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आइए एक बार आप साथ जुड़िए हमारे, और फिर देखिए कितना कमाल का कोर्स है। क्योंकि नहीं जुड़ेंगे तो फिर से अभी ये कोर्स दोस्तों बंद होने वाला है, बंद होकर मार्च में जब ये कोर्स फिर से दोबारा मैं लॉन्च करूंगा, ठीक है, तो याद रखेगा फिर से एक बार इसकी प्राइस हाइक होने वाली, इंक्रीज होने वाली है। अभी भी आपके पास समय है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वरना अगर इसका चार्ज बढ़ेगा तो फिर मत कहिएगा कि नितिन सर आपने कोर्स की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ा क्यों दी, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इस पे इतना मेहनत हो रहा है। जो वो वाली व्यवस्था है, पहले आओ पहले पाओ। जो बच्चे पहले आएंगे उनको ज़्यादा मज़ा मिलेगा, ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो बाद में आएंगे वो अपना समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 550 टन क्षमता के गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? इस गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? देखिए एक बात जान लीजिए कि भारत सरकार भी चाह रही है कि कैसे भी करके हम लोग कोयले के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाए। हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाएं, सौर ऊर्जा की तरफ आएं, बायोगैस की तरफ आएं। तो उसी लिए दोस्तों सरकारें प्लान करें। अभी कुछ दिन पहले ही आपने पढ़ा होगा कि 2024 तक सरकार कृषि क्षेत्र से ये डीजल वाले जो संयंत्र लगे उनको हटाने का प्लान कर रही है, चाहे वो ट्यूबवेल में लगे हो चाहे कहीं भी लगे हो। इस तरह का प्लान सरकार का है। एक एक सेक्टर में सरकार काम कर रही है। यह सवाल भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। 550 टन क्षमता के गोवर्धन संयंत्र का अभी जो है उद्घाटन किया है, ठीक है, मोदी जी ने किया। जाके वहां पे नहीं कर पाया, समय इनके पास नहीं था। वर्चुअली दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया इंदौर में, ठीक है, इंदौर में किया गया। याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। अभी हाल ही में इंदौर में चर्चा भी चल रहा था दोस्तों, इंदौर में कुछ और भी किया गया। आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, जब लता मंगेशकर जी का निधन हुआ ना, तो उन्हीं के नाम पर एक संग्रहालय यहां बनाया जा रहा है, ठीक है। एक संगीत अकादमी लता मंगेशकर जी के नाम पर और एक म्यूजियम की स्थापना इस इंदौर में की जा रही है, वो भी याद रखेगा, ठीक है। मैंने कहा कि लता जी के निधन पर दोस्तों, ठीक है, क्या बनाया गया यहां पर? याद रखेगा, यहां पर एक संगीत अकादमी खोली जा रही है, संगीत अकादमी खोली जा रही है। और एक क्या और बनाया जा रहा है दोस्तों? एक आपका म्यूजियम बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों इसी इंदौर में गेल ने, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने क्या किया? हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए एक परियोजना स्टार्ट किया। किसके लिए? हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए दोस्तों एक परियोजना शुरू किया है। किसने? गेल ने शुरू किया। इसको भी याद रखेगा। और आज अब बायोगैस वाला पढ़ रहे हैं तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जयपुर, मथुरा और ये नहीं उत्तर। जयपुर में दोस्तों हाल ही में एक खादी पेंट्स का दोस्तों संयंत्र लगाया गया था, उसको याद रखेगा। खादी पेंट का नाम नहीं सुना आप सभी ने? याद रखेगा, खादी पेंट्स का यहाँ पर संयंत्र लगाया गया था, जिसका उद्घाटन किसने किया था? नितिन गडकरी जी ने किया था, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेगा। यहाँ तो फिलहाल आपका उत्तर हो जाएगा इंदौर। ये आप ध्यान दीजिएगा, 550 टन क्षमता का दोस्तों यहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। ये अब जाकर दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट हो जा रहा है। कौन सा? एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये आपके इंदौर में लग चुका है दोस्तों। तो इसको याद रखेगा। बाकी की बातें दोस्तों आप यहां से पढ़ लीजिए। बहुत सारी बातें दी गई हैं कि कितना मिलियन टन क्या होगा क्या नहीं होगा, जो कचरे हैं उस पर अब कैसे कम हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, जब बायो गैस प्लांट बना है तो ये सारी चीजें तो होंगी, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे आते हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ अच्छे सवाल देखते हैं, क्योंकि मामला एग्रीकल्चर का है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से जुड़े कौन कौन से सवाल हाल फिलहाल में हम लोग करंट अफेयर में पढ़े हैं, एक बार उस पर अपनी नजर डाल लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल तो यही है। दूसरा लिख रहा है, केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का एक लक्ष्य रखा है? तो 2024, ठीक है। अगला चुनाव आने तक सरकार प्लान करेगी, कुछ बड़ा बंपर करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम दोस्तों किसने स्टार्ट किया है? भारत के अंदर नाबार्ड ने स्टार्ट किया जीवा कार्यक्रम, इसको भी याद रखेगा। छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो उड़ीसा राज्य ने यह समझौता किया है। हाल ही में चर्चा में रहा जीरो टीलेज टेक्नोलॉजी क्या है? यह सिंचाई से संबंधित, खेती संबंधित एक कार्य है, इसको भी याद रखेगा। नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों जो कृषि कल्याण मंत्री हैं, करा दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन इन्होंने कहां पे किया? तो यह उद्घाटन इन्होंने नई दिल्ली में किया है। हाल ही में किस राज्य केंद्र सरकार द्वारा अगर की खेती को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों कार्य किया जा रहा है? तो अगर की खेती के लिए त्रिपुरा सरकार बढ़ावा दे रही है, और कयर उद्योग को बढ़ाने के लिए ये गोवा का जो कोंकण क्षेत्र है वहां बढ़ावा दिया जा रहा है कयर उद्योग का। तो कयर उद्योग और अगर उद्योग दोनों दो हैं, अलग अलग उद्योग, इसको याद रखेगा। हाल ही में किसानों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो एक ऐप आया था दोस्तों, किसान सारथी ऐप, ठीक है, उसको याद रखेगा। लद्दाख ने 2025 तक किस राज्य के साथ मिलकर एक समझौता किया है अपने आप को ऑर्गेनिक जो है
रूप में तब्दील करने के लिए, ठीक है। तो याद रखेगा ये समझौता लद्दाख ने किया है सिक्किम के साथ। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खेती ये सिक्किम में ही होती है, ठीक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कुछ समय पहले दोस्तों उनके द्वारा एक फसल बीमा योजना स्टार्ट किया गया था, फसल बीमा अभियान कहिए किसानों के लिए, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें, ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी दोस्तों कौन करने वाला है? 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करने वाला? तो काफी सारे वोट बीजिंग को मिले थे, बट याद रखिए बीजिंग इसमें फेल हो गया, और सबसे ज्यादा जो वोट मिला दोस्तों वो मिला मुंबई को। किसे मिला? मुंबई को। अगर मैं यहां पेरिस की बात करूं दोस्तों, तो पेरिस पड़ता आपके फ्रांस में, और जो अगला ओलंपिक होगा कब होने वाला दोस्तों? 2024 में। याद रखेगा ये ओलंपिक होने वाला, और जो ओलंपिक होगा ना वो कहां होगा? तो पिछला 2020 में था, बट कोविड की वजह से टल गया था, तो 2021 में आ गया था। वो आपके टोक्यो में हुआ था, जापान की राजधानी टोक्यो में। बट 2024 का जो ओलंपिक है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होना है, याद रखेगा, ठीक है। जेद्दा में दोस्तों, जेद्दा कहां है? जेद्दा सऊदी अरब का एक शहर है, याद रखेगा। सऊदी अरब का क्या है दोस्तों? एक शहर है जहां हाल ही में योग महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया था? पहला योग महोत्सव ये सऊदी अरब का है, ये मनाया गया था, इसलिए चर्चा में चल रहा था। बाकी बीजिंग तो आप जान ही गए हैं। मुंबई यहां पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करने वाला है, इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे यही सारी बातें दी गई हैं, आप चाहें तो यहां से पढ़ सकते हैं और चीजों को देख सकते हैं। चलिए बात आ गई इवेंट एंड समिट की। भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट की बात हुई है, एक तरह का इवेंट ही है। तो हाल फिलहाल में कौन कौन से इवेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा करंट अफेयर में, क्योंकि भूल भी गया होगा, दिमाग से उतर गया होगा, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन पहले कुछ पढ़ा हो इवेंट के बारे में, कहा कैसे दिमाग में आएगा, ठीक है। तो आप भूल चुके हैं, एक बार अपने दिमाग को तरोताजा कर लीजिए। यही पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था, यही फायदा है स्टडी 91 के साथ पढ़ने में। क्यों? क्योंकि बीती हुई चीजों को रिकॉल कराता हूं मैं, बीती हुई चीजों को रिकॉल कराता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला आपका ही सवाल हो गया। दूसरा लिख रहा है, किस केंद्रीय मंत्रालय या किस संस्थान ने री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो यह संस्कृति मंत्रालय की तरफ से किया गया, याद रखेगा, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, ठीक है। छठा अफ्रीका संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन ये कहां आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है दोस्तों ब्रुसेल्स में। कहां पर? ब्रुसेल्स, ये बेल्जियम के अंदर है। G20 शिखर सम्मेलन 2023, देखिए G20 की अगर बात करें तो G20 2021 में आयोजित किया गया था इटली में, 2021 में। 2022 में आयोजित किया जा रहा है इंडोनेशिया के बाली में, ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में। और 2023 में यह आयोजित किया जाएगा हमारे देश भारत में। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा कि G20 का समिट 2023 में भारत में होने वाला है, और इसके लिए एक G20 सचिवालय भी बनाया जा रहा है ताकि हम अच्छे से ये प्रोग्राम अटेंड कर सके। इसके लिए शेरपा चुने गए हैं पीयूष गोयल जी को, ठीक है, याद रखेगा। इसमें वर्तमान में वो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। री इमेजिनिंग म्यूजियम इंडिया के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो वही संस्कृत मंत्रालय के प्रमुख दोस्तों जी किशन रेड्डी, उन्हीं के द्वारा किया गया। भारत मध्य एशिया वर्चुअल समिति, ये कितने देश इसमें शामिल हुए हैं? तो 5 देश शामिल हुए हैं, जो 5 मध्य एशियाई देश हैं, जिसमें कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान हैं। ये 5 देश यहां शामिल हुए हैं। कर हाल ही में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन कहां पे किया गया? तो गणतंत्र दिवस की संध्या पर दोस्तों इस समारोह का आयोजन किया जाता, हर साल किया जाता, कोई नया काम नहीं है। दिल्ली में आयोजित किया गया। हाँ, इस बार अच्छा काम हुआ कि 1000 ड्रोन आसमान में जाकर इतिहास की बातें बताएं, तो मजा आ गया, ठीक है। मतलब एक चकाचौंध वाली व्यवस्था वहां पे थी। हाल ही में भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का वर्चुअली मेजबानी किसने किया? तो मोदी जी ने किया, भारत ने किया, याद रखेगा। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक, देखिए 2021 की जो बैठक हुई थी ब्रिक्स की, वो भारत में आयोजित की गई थी, बट 2022 वाली जो बैठक है ये चीन में आयोजित की जा रही है, तो इसको भी याद रखेगा। वर्ष 2022 में G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? 2021 में दोस्तों G7 की अध्यक्षता किया था इंग्लैंड ने, ठीक है। G20 इटली ने किया था। G7 जो 7 देशों का समूह
समूह है उसकी अध्यक्षता इंग्लैंड ने किया था। अब 2022 में अध्यक्षता मिला है किसको, जर्मनी देश को मिला है, इसको भी याद रखिएगा। कर हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पे किया गया, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है विवेकानंद जी की जयंती के दिन, 12 जनवरी को उनकी जयंती है जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये आयोजन किया गया था पुदुचेरी में, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, पुदुचेरी के दोस्तों उपराज्यपाल रही आपकी किरण बेदी जी, अभी हाल ही में किरण बेदी जी की किताब भी आई थी फियरलेस गवर्नेंस, उसे भी याद रखिए। ठीक है, जोड़िए करंट अफेयर को करंट अफेयर से जोड़ना शुरू करिए, मजा ही आ जाएगा। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हरुण इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत के करोड़पति परिवारों में 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अभी हाल ही में दोस्तों एक सवाल इस तरह का और भी हम लोगों ने पढ़ा था, अरबपतियों के बारे में पढ़ा था कि भारत में कितने अरबपति हैं, यही पढ़ा था ना। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 102 अरबपति थे और अब इनकी संख्या 40 बढ़ गई है, तो अरबपतियों की संख्या भारत के अंदर हो गई 142। कितनी हो गई है, 142 हो गई थी। ये कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अभी एक रिपोर्ट और आ गया और उसमें आया कि 2021 में अरबपतियों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो याद रखेगा दोस्तों 11% दोस्तों वृद्धि हुई है। किसमें, याद रखेगा करोड़पति परिवारों में, करोड़पति परिवारों में 11% की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा करोड़पति लोग, 20,000 से अधिक करोड़पति लोग दोस्तों कहां रहते हैं, ये मुंबई में रहते हैं। सबसे ज्यादा करोड़पति कहां रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। ठीक है, याद रखेगा सबसे ज्यादा करोड़पति कहां रहते हैं दोस्तों, मुंबई में रहते हैं। दूसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा दिल्ली में है, दिल्ली है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता याद रखेगा, ये सीक्वेंस है, यहां आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा करोड़पति कहां है, मुंबई में। 20,000 से अधिक परिवार दोस्तों यहां करोड़पतियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और याद रखेगा, देखिए यहां पर दिया भी होगा, ये 11% की दोस्तों वृद्धि हुई। पहले दोस्तों क्या था, करोड़पति परिवारों की जो संख्या थी वो 4,58,000 घरों तक दोस्तों पहुंच चुकी है, आपको ये बताया जा रहा है। और कम से कम INR 7 करोड़ की कुल संपत्ति वाले परिवार को डॉलर करोड़पति का घर कहा जाता है। और अगर इस सीक्वेंस को देखेंगे तो 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर दोस्तों 30% तक चला जाएगा, जो अभी 11% चल रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा करोड़पति परिवारों की सूची में दोस्तों मुंबई है, 20,300 करोड़पति परिवार यहां पे है। दिल्ली में दोस्तों 17,400 करोड़पति परिवार हैं और कोलकाता में 10,500 करोड़पति परिवार हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, मतलब इतने करोड़पति लोग हैं। ठीक है, तो यार वैसे भी पैसे कमाने का कोई अंत नहीं है, इसलिए पैसे कमाने से अच्छा है हम इज्जत कमाएं, हम नाम कमाएं, हम देश के लिए कुछ काम करें। ठीक है, क्या करेंगे पैसा लेकर, पैसा मैटर नहीं करता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ अच्छा सवाल और देखते हैं। सूचकांक, देखिए कहीं ना कहीं बात आई है रैंक एंड इंडेक्स की। ठीक है, एक रैंकिंग आई है। ठीक है, तो अगर हम रैंकिंग देखें, जैसे अभी हुआ ना कि सबसे ज्यादा करोड़पति परिवार कहां के, तो मुंबई के, नंबर 2 पर दिल्ली है, नंबर 3 पर कलकत्ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सूचकांकों की बात आई है, तो क्यों ना एक बार रैंक एंड इंडेक्स को कुछ सवाल देखते हैं जो करंट अफेयर में हाल फिलहाल में हमें पढ़ने को मिले, इस तरह से आपको एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। तो पहला तो ये हो गया 11% की वृद्धि। दूसरा दोस्तों सौभाग्य योजना, सौर विद्युत कर्ण योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि राजस्थान राज्य दोस्तों ये पहले स्थान पे है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है, मुंबई है यार, वैसे भी आप सभी जानते हैं। ठीक है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार डेमोक्रेसी इंडेक्स में दोस्तों यानी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो पिछले बार यह स्थान भारत का था 53वां स्थान। इस बार खिसक कर भारत और अच्छे पायदान पर आया है और 7 अंक की बढ़त किया है, 46वां स्थान दोस्तों इस बार भारत का आया है, ध्यान रखिएगा। करा भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पहला स्थान मिला, तो जम्मू कश्मीर को मिला। भाई यहां पर बहुत सारे पत्रकारों का ध्यान हो गया अच्छी पत्रकारिता करने के लिए। ठीक है, हाल ही में जारी रैंकिंग अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में टॉप पर कौन है, एक बार फिर से मोदी जी का नाम दोस्तों सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में एकदम शीर्ष पर आ चुका है, तो इसे भी याद रखेगा। ऑक्सफैम इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी यही बताई थी दोस्तों कि करोड़पति परिवारों में भारत में यह संख्या बढ़कर 142 हो चुकी है, इसे भी याद रखेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो तेलंगाना राज्य पहले स्थान पर है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा जारी दोस्तों किया गया अटल नवाचार रैंकिंग, उसमें कौन सा विद्यालय टॉप पर है, तो लगातार 3 साल से IIT मद्रास दोस्तों टॉप पर चल रहा है, इसको याद रखेगा। लगातार 3 बार से IIT मद्रास से टॉप पर चल रहा है। ठीक है, चलिए और आगे आ जाइए। कर हाल ही में भारत की
सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया? जी हां दोस्तों, सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया है, ये बताइए आप। ठीक है, किसे दिया गया है? करा भेल को, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को नहीं, सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को नहीं, ओएनजीसी को, अलका मित्तल दोस्तों इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। ठीक है, नहीं, याद रखेगा सीआईएल की बात कर रहे हैं, कोल इंडिया लिमिटेड। सीआईएल मतलब क्या दोस्तों, याद रखेगा, कोल इंडिया लिमिटेड बोलते हैं दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड बोलते हैं दोस्तों, याद रखेगा। इसे दोस्तों पहले स्थान पे रखा गया है। यह भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र, पढ़िए, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है। और पब्लिक सेक्टर में किस कंपनी का नाम दोस्तों टॉप पे चल रहा है? तो याद रखेगा, कोल इंडिया लिमिटेड का नाम दोस्तों टॉप पर चल रहा है, इसको याद रखेगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, क्यों इसी को चुना गया? क्योंकि हाल ही में दोस्तों कोयले की बड़ी किल्लत चल रही थी, उसके बाद भी कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने आप को मैनेज किया और उत्पादन लगातार करता रहा, आपूर्ति भी बनाए रखा, और इसीलिए दोस्तों इसे चुना गया है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हालांकि 40 सीईओ की लिस्ट बनाई गई थी टोटल, उसमें इसी के सीईओ दोस्तों टॉप पर आए हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए, अवार्ड वाली बात आ गई है तो पहले पढ़ लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड को दोस्तों ये सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया और उसमें सबसे बेस्ट एक्टर का खिताब रणवीर सिंह को दिया गया 83 मूवी के लिए। 83 एक मूवी आई थी ना, याद रखेगा। ठीक है, करा हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर का अवार्ड दिया गया दोस्तों? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड है, ये आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन हैं या एमडी कह लीजिए, जिनका नाम है संदीप बख्शी, इनको दिया गया। ठीक है, हाल ही में किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीआई पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है रेलटेल ने। किसने जीता है? रेलटेल ने। और संदीप बख्शी जी, याद रखेगा, ये आईसीआईसीआई के क्या है दोस्तों? चेयरमैन है या एमडी है, याद रखेगा। 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमे पुरस्कार किसने जीता है? यह पुरस्कार नितिन गडकरी जी को दिया गया। गणतंत्र दिवस की परेड में पॉपुलर चॉइस अवार्ड यह महाराष्ट्र ने जीता है, जबकि सबसे बेहतरीन झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। उत्तर प्रदेश से 2 झांकियां प्रस्तुत की गई थी, एक ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद की झांकी थी, एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झांकी थी, याद रखेगा। गणतंत्र दिवस परेड में दोनों सवाल हो गए। वीरता के लिए जो पुलिस पदक दिया गया उसमें सर्वाधिक पदक जम्मू कश्मीर पुलिस ने जीता है, याद रखेगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को दिया गया। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस मूवी को चुना गया? तो एक मूवी है कुझंगल। कौन सी है? कुझंगल, उसे चुना गया। और हाल ही में 2 मूवी दोस्तों ऑस्कर में नॉमिनेशन के लिए भेजी गई, एक जय भीम है और दूसरा है मरक्कर द अरेबियन सी। ये दोनों याद रखेगा, ये दोनों आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर, जो कि आज का आखिरी सवाल है। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पहला स्थान किसका रहा? जी हां दोस्तों, 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में यह वही खेल है दोस्तों जिसका बहिष्कार, ठीक है, राजनयिक बहिष्कार दोस्तों भारत ने किया था, राजनयिक बहिष्कार किया था। ठीक है, इस खेल का राजनयिक बहिष्कार भारत ने किया था। क्यों किया था दोस्तों? क्योंकि इसमें एक मेजबान के रूप में दोस्तों एक सेना नायक को प्रस्तुत किया गया, जिस सेना नायक ने, जो हमारा गलवान घाटी में हाल ही में एक झड़प हुआ था सेना के साथ, कई सारे भारतीय जवान मारे गए थे, जब उस सेना नायक को यहां प्रस्तुत किया गया, इसीलिए भारत ने इस खेल का राजनयिक बहिष्कार किया। हालांकि भारत की तरफ से, याद रखेगा, सिर्फ एक ही प्लेयर यहां पे शामिल हुआ था, जिसका नाम था आरिफ खान। क्या नाम था? आरिफ खान, सिर्फ यही शामिल हुए थे, लेकिन भारत ने कोई मेडल नहीं जीता। ठीक है, कोई मेडल यहां पे इसमें नहीं जीता, याद रखेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है, तो नंबर 1 पर दोस्तों जर्मनी है, सॉरी जर्मनी कह रहा हूं, नंबर 1 पर दोस्तों आपका नॉर्वे देश है, सबसे ज्यादा मेडल जीता है, याद रखेगा। ठीक है, जर्मनी नंबर 1 पर यहां पे क्या आ जाएगा आपका, याद रखेगा, नॉर्वे सबसे ज्यादा मेडल जीता है, जर्मनी दोस्तों सेकंड रैंक पे है और चीन दोस्तों यहां तीसरे स्थान पे है, याद रखेगा। ठीक है, और यहां एक रिकॉर्ड भी बना दोस्तों, नॉर्वे के द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया, सबसे ज्यादा बीजिंग ओलंपिक में, और बीजिंग ओलंपिक छोड़िए, शीतकालीन ओलंपिक में आज तक किसी भी देश ने 37 पदक नहीं जीता था। 37 पदक जीतकर नॉर्वे दोस्तों पहला स्थान बना चुका है और ये अब एकदम टॉप पे आ गया। दूसरे नंबर पे दोस्तों जर्मनी देश है, 27 पदक जीता है, और तीसरे नंबर पे चीन है जो सिर्फ और सिर्फ 15 पदक जीता है। इसको भी याद रखेगा, ये सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से स्पोर्ट्स का सवाल आई गया आपके सामने, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। पहला सवाल ये हो गया, शीतकालीन खेलों में पहला स्थान किसका है, तो नॉर्वे का है।
हाल ही में सबसे कम उम्र के एटीपी 500 चैंपियन जीतने वाले कौन बने दोस्तों? तो कार्लोस अलका राजू बने दोस्तों। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने कट कर दिया था, फिर भी यहां पे आ गया, आप याद कर लीजिए, ठीक है। 17वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में याद रखेगा हरियाणा के पुरुष टीम ने जीत हासिल किया और केरल की महिला टीम ने जीत हासिल किया। ये वॉलीबॉल चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। प्रथम श्रेणी के पहले मैच में 13 शतक लगाने वाले कौन बने दोस्तों? तो बिहार के खिलाड़ी हैं। नाम क्या दोस्तों? साकिब उल गनी। क्या नाम है? शाकिब उल गनी। किस फुटबॉल क्लब ने 2021 में फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियनशिप जीता दोस्तों? चैंपियनशिप किताब, ये चेल्सी एक दोस्तों क्लब है, उसने जीता है। देश कोई नहीं, चेल्सी क्लब है, उसने जीता है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग का अवार्ड जीता? तो ये ऋषभ पंत ने जीता है, इसको भी याद रखेगा। आईपीएल में जो अहमदाबाद की टीम आ रही है उसका नाम गुजरात टाइटंस है, और जो लखनऊ की टीम आ रही है उसका नाम है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। क्या नाम है? लखनऊ सुपर जॉइंट्स, तो उसे भी याद रखेगा। कौन सी टीम 1000 वनडे खेलने वाली पहली टीम बन गई है? तो भारत दोस्तों अब तक 1000 वनडे खेल चुके, सबसे ज्यादा मैच। AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट दोस्तों किसने जीता? देखिए भारत में आयोजित किया गया था, इसलिए भारत आ रहा है नाम यहां पे। और जीता किसने? तो चीन ने जीता है। किसे हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। तो चीन ने जीता गोल्ड मेडल और दक्षिण कोरिया ने जीता सिल्वर मेडल, इसे भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। स्टडी 91 पे जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारी किताबों को खरीदिए और घर बैठे यार स्टडी करना शुरू करिए। देर मत कीजिए, किताबों को लेंगे तो आपको समझ आएगा कि वाकई कितने मेहनत से, कितने शिद्दत से ये किताबें लिखी गई हैं। अब तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं, क्योंकि ये किताबें आप घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगले 3-4 वर्किंग डे में दोस्तों किताबें आपके घर तक चली जा रही हैं, ठीक है। तो बिना किसी समस्या के आप ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, कोई समस्या है तो ऑफिस टाइम में एक बार कॉल किया करिए। दिन रात कॉल करेंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोगों की भी छुट्टी होती है, ठीक है। इसलिए दिन रात नहीं, जो ऑफिस टाइम होती है 10 to 7, उस बीच में अगर आप कॉल करेंगे तो आपको जरूर रिस्पांस दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा कहना है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।